जब भारत का संविधान बनाया जा रहा था तब एक बेसिक क्वेश्चन सामने आया कि ट्राइबल पॉपुलेशन के राइट्स का हम क्या करेंगे। तो इसके लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने ट्राइबल इंटीग्रेशन पॉलिसी को अपनाया। मतलब ट्राइबल लोगों का जो यूनिक सोशल एक कल्चरल हेरिटेज है वहाँ पर कोई किसी भी तरह का इंटरफेरेंस नहीं करेगा। ऐसा शेड्यूल बनाया गया जिसके अंदर ट्राइबल पॉपुलेशन को स्पेशल राइट दिया गया। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम शबनम एंड यू वाचिंग जिंदगी विद सैफ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे लद्दाख में जो 6 शेड्यूल की डिमांड चल रही है उनके बारे में। तो आर्टिकल 370 हटाने के बाद हम किसी भी स्टेट से जाकर जम्मू कश्मीर में लैंड परचेज कर सकते हैं, मगर नॉर्थ ईस्ट का बहुत सारा इलाका है जहां हम लैंड परचेज नहीं कर सकते। और इसका रीजन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का शेड्यूल 6। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 12 शेड्यूल है और 6 शेड्यूल बहुत ही पावरफुल बनाया गया है ट्राइबल पॉपुलेशन के लिए। और इसमें सबसे पावरफुल मैटर ये है कि आप ट्राइबल एरिया में जमीन परचेज नहीं कर सकते हो। तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के बहुत सारा इलाका ऐसा है जहाँ पर कोई इंडस्ट्रीज नहीं है और वहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं होती है। और इसका रीजन ये है कि वहाँ पे आप लैंड परचेज नहीं कर सकते हो। और यही चीज सोनम वांगचुक मांग रहे हैं लद्दाख के लिए। उनका कहना ये है कि इंडस्ट्री और माइनिंग बहुत ज्यादा बढ़ रही है, नेचुरल रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट हो रहे हैं और इसीलिए यहाँ पे हो सकती है क्लाइमेट प्रॉब्लम्स। यहाँ पे जो ग्लेशियर है वो पिघलने की वजह से बहुत सारे नेचुरल डिजास्टर देखने को मिल सकती है। और इसीलिए ये चाहते हैं कि लद्दाख 6 शेड्यूल में आ जाए ताकि नेचुरल रिसोर्सेज को बचाया जा सके। और ये डिमांड सिर्फ सोनम वांगचुक अकेले नहीं मांग रहे हैं, ये डिमांड आज के समय लेह और कारगिल दोनों मांग रही है। आपको बता दें कि लेह में 2/3 पॉपुलेशन बुद्धिस्ट है और कारगिल में टोटल 3/4 पॉपुलेशन मुस्लिम की है। अगर 6 शेड्यूल या आर्टिकल 244 की बात करें तो हमारे देश के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में टोटल 4 ऐसे स्टेट्स हैं जिनके अंदर जो भी बैकवर्ड एरियाज है उन्हें 6 शेड्यूल के अंदर ट्राइबल एरियाज कंसिडर किया जाता है। और आर्टिकल 244A के हिसाब से असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम इन 4 स्टेट्स में जितनी भी बैकवर्ड एरियाज है जहां पर ट्राइबल्स रहते हैं उनके लिए ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट बनाई गई है। 2009 में एक मूवी बनी थी 3 इडियट्स, जिसने हम सबके दिलों में एक ना मिटने वाली छाप छोड़ दी थी। और आमिर खान की इस फेमस मूवी में मेन कैरेक्टर है फुंगसुक वांगडू, जो काफी हद तक इंस्पायर्ड है सोनम वांगचुक से। हालांकि 3 इडियट्स मूवी की जो कहानी है वो सोनम वांगचुक के रियल लाइफ से रिलेटेड नहीं है, मगर इनके नाम से और पर्सनालिटी से काफी हद तक इंस्पायर था आमिर खान का कैरेक्टर। सोनम वांगचुक प्रेजेंट टाइम में एडुकेशनलिस्ट, एनवायरमेंटलिस्ट और एक एक्टिव सोशल रिफॉर्मर के रूप में लद्दाख में अपनी सर्विस देते रहते हैं। और सोनम वांगचुक लद्दाख में स्थित HIAL यानी हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव लर्निंग के फाउंडर भी है। सोनम वांगचुक को मिला है नोबेल प्राइज ऑफ एशिया, मतलब के रामन मैगसायसे अवार्ड। ये बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड है और इनको ये अवार्ड दिया गया था इंडिया में एजुकेशनल रिफॉर्म्स लाने के लिए। ये एक सोशल एक्टिविस्ट भी है। इन्होंने ओवर द ईयर लद्दाख में काफी काम किया है। इन्होंने 1998 में सिकमॉल नाम का एक स्कूल ओपन किया जहां पर लद्दाख के स्टूडेंट्स का कॉन्फिडेंस और डेवलपिंग स्किल्स पर फोकस किया जाता है, जैसे कि सोलर पैनल कैसे यूज किया जा सकता है, पानी को कैसे कंजर्व किया जा सकता है, आइस स्तूपा आप कैसे बना सकते हो जिसे आप पानी को स्टोर कर सको। इस तरह की काफी इनोवेशंस इन्होंने दी है लद्दाख को। अब सवाल ये है कि इस तरह का एक इनोवेटिव पर्सन अचानक से ऐसा क्या हो गया कि 18,000 फीट ऊंचाई में खरदंग पास जैसी ठंड जगह पर, जहाँ की टेम्परेचर -30 से लेकर -40 डिग्री तक पहुंच सकता है,
और यही जगह पर बैठकर उन्होंने 5 दिनों तक हंगर स्ट्राइक की। 26 से 30 जनवरी तक उन्होंने हंगर स्ट्राइक की ताकि उनकी आवाज सरकार तक पहुंच सके और डिमांड करी कि लद्दाख को 6th शेड्यूल में इंक्लूड किया जाए। उनके इस मूव से उनको नजरबंद करने का भी आदेश दिया गया। तो इस मैटर को क्लियरली जानने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे चलना पड़ेगा। इसकी शुरुआत हुई 2019 में 307 हटने के बाद वो हुआ जिसका डिमांड लद्दाख पिछले 70 सालों से कर रहा था, और वो था केंद्र शासित प्रदेश की मांग। लद्दाख यूनियन टेरिटरी बनने के बाद लोगों में उत्साह बढ़ गई। उन्हें लगा कि पिछले 70 सालों से जिस चीज के लिए लड़ते थे शायद अब वो उन्हें मिलेगा, लेकिन 3 साल बीत जाने के बाद भी उनकी मांग अधूरी रह गई। आर्टिकल 370 रिमूव होने से पहले जब लद्दाख और जम्मू कश्मीर एक हुआ करता था, तब मिलने वाले बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा कश्मीर के लिए स्पेंड होता था, जिसके वजह से लद्दाख का फंड कम हो जाता था और इतने कम फंड में लद्दाख का विकास होना मुश्किल था, क्योंकि लद्दाख का एक अलग कल्चर है जिनको बनाए रखना बहुत जरूरी है। तो हुआ ये था कि 21 जनवरी 2023 को सोनम वांगचुक अपने YouTube चैनल में एक वीडियो पोस्ट करके प्रेजेंट गवर्नमेंट के वादों को याद दिलाते हुए कहा कि जो भी प्रॉमिसेस प्रेजेंट गवर्नमेंट ने किया था वो अभी तक फुलफिल नहीं हुआ, जिनमें सबसे इम्पोर्टेंट इशू था कि लद्दाख से 370 हटने के बाद उसे यूनियन टेरिटरी बनने का दर्जा मिले और कश्मीर की तरह अलग लेजिस्लेटिव भी मिले, ताकि खुद की चुने हुए प्रतिनिधि चुनकर अपनी बातों को सरकार तक पहुंचा सके। और लद्दाख के लोग और सोनम वांगचुक जिस चीज के लिए लड़ रहे हैं वो है, जैसे कश्मीर को अलग यूटी बनने के बाद एक अलग लेजिस्लेचर मिला, ठीक वैसे ही एक अलग यूटी लद्दाख को मिल तो गया, लेकिन उन्हें एक अलग लेजिस्लेचर नहीं मिला, जिसके चलते वो अपने द्वारा चुने गए कोई भी प्रतिनिधि पावर में नहीं ला पाए जो उनकी प्रॉब्लम्स को समझे और उनकी बात सरकार तक पहुंचा सके। यहाँ तक कि 2019 के बाद से आज तक लद्दाख को ब्यूरोक्रेट्स द्वारा ही चलाया जा रहा है। लद्दाख की जो क्लाइमेट है वो काफ़ी एरिड और ड्राई है और यहाँ बारिश बहुत ज़्यादा कम होती है, और इसीलिए लद्दाख में पानी की बहुत ज़्यादा क्राइसिस है, और इसीलिए लद्दाख के लोग बहुत कम पानी यूज़ करते हैं। और यहाँ के लोगों के लिए मेजर सोर्स ऑफ वाटर है यहाँ का ग्लेशियर। गर्मी के टाइम जब ग्लेशियर्स मेल्ट होना शुरू होता है तो यहाँ के ज़्यादातर रिवर्स और स्ट्रीम्स को यही से पानी मिलती है, और इसी पानी को अलग अलग तरह से स्टोर किया जाता है ताकि यहाँ के लोग इस पानी को साल भर यूज कर पाए। इसीलिए लद्दाख इन ग्लेशियर्स पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। लेकिन पिछले कुछ समय से यहाँ के ग्लेशियर बहुत तेजी से मेल्ट हो रहे हैं, और अगर इस तरह से ग्लेशियर मेल्ट होता रहेगा तो कुछ सालों के अंदर ही 1/3 ग्लेशियर्स पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। इसका मतलब लद्दाख के ग्लेशियर्स आर इन डेंजर, और इसका मेनली 2 रीजंस है। एक तो है ग्लोबल वार्मिंग जो हम सबको पता है, और दूसरा सोनम वांगचुक और यहाँ के लोगों के अनुसार यहाँ पे हो रहे इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड माइनिंग एक्टिविटीज। लद्दाख हिल काउंसिल एक सेमी ऑटोनमस गवर्निंग बॉडी है जो कि लद्दाख के लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए काम करती है, और इस काउंसिल के मेंबर्स भी चाहते हैं कि लद्दाख में हो रहे इंडस्ट्रियलाइजेशन और माइनिंग एक्टिविटीज को रोका जाए, क्योंकि इससे लद्दाख का ग्लेशियर्स ज्यादा तेजी से मेल्ट हो रहे हैं, जिसके वजह से क्लाइमेट पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। लद्दाख एक यूटी होने की वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा एडमिनिस्टर किया जाता है, और लद्दाख हिल काउंसिल द्वारा लिए गए फैसले को सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा आसानी से ओवररूल्ड किया जा सकता है। इसी वजह से लद्दाख हिल काउंसिल चाहते हुए भी लद्दाख में हो रहे इंडस्ट्रियलाइजेशन और माइनिंग एक्टिविटीज को नहीं रोक पा रहे हैं, और यही रीजन है कि लद्दाख के लोग चाहते हैं कि लद्दाख के अंदर जितनी भी ट्राइबल एरियाज है और जहां पर ट्राइबल पॉपुलेशन ज्यादा है और ग्लेशियर भी है, उनको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 6th शेड्यूल में इंक्लूड किया जाना चाहिए।
बट क्वेश्चन ये है, अगर लद्दाख को 6th शेड्यूल में इंक्लूड किया जाए तो इससे क्या बदलाव आएगा? तो इससे ये होगा कि लद्दाख के अंदर जितने भी ट्राइबल एरियाज है उन्हें ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा और हर एक ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट के लिए एक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाया जाता है जिसके अंदर 30 मेंबर्स होते हैं। इसके अंदर 4 मेंबर्स गवर्नर द्वारा नॉमिनेटेड किया जाता है और 26 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं जो यहाँ के लोकल लीडर्स होते हैं। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है कि किसी भी ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट के जो लोकल मैटर्स है, स्पेशली लैंड यूज को रेगुलेट करने से रिलेटेड या नेचुरल रिसोर्सेज के यूज और कंट्रोल से रिलेटेड, इन सब मैटर्स को यहाँ की डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ही तय करेगी। इसका मतलब यहाँ का लोकल रिप्रेजेंटेटिव तय करेगी कि उनकी डिस्ट्रिक्ट में माइनिंग और इंडस्ट्रियलाइजेशन कितना होगा और कितना नहीं। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 244 और आर्टिकल 244A के तहत सेंट्रल लॉज और स्टेट लॉज भी इन ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट में बिना डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के अप्रूवल के अप्लाई नहीं किया जा सकता। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि जिस रीजन में 50% ट्राइबल पॉपुलेशन है, सिर्फ उसी रीजन पर 6th शेड्यूल लागू होगा। तो ये हर स्टेट में लागू नहीं हो सकता है, लेकिन लद्दाख में करीब 95% ट्राइबल पॉपुलेशन है। अब बात ये है कि सारे क्राइटेरिया फुलफिल होने के बाद भी लद्दाख को 6th शेड्यूल में इंक्लूड करने में प्रॉब्लम क्या है? कुछ एक्सपर्ट्स का मानना ये है कि नॉर्थ ईस्टर्न के बाहर किसी भी रीजन को 6th शेड्यूल में अभी तक इंक्लूड नहीं किया गया। इतना ही नहीं, मणिपुर में जहाँ स्पेशली ट्राइबल पॉपुलेशन है, वहाँ के ऑटोनमस बॉडी को भी 6th शेड्यूल में अभी तक इंक्लूड नहीं किया गया। पूरी तरह से ट्राइबल पॉपुलेशन वाले नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश भी अभी तक 6th शेड्यूल में आ नहीं पाए। तो इस तरह से देखा जाए तो लद्दाख को 6th शेड्यूल में इंक्लूड करना मुश्किल होगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में 6th शेड्यूल को नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए रखा गया है और इंडिया के अदर रीजन्स में ट्राइबल पॉपुलेशन के लिए 5th शेड्यूल है। लेकिन गवर्नमेंट को ये राइट है कि अगर ये डिमांड पूरा करना चाहे तो कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन करने के लिए अमेंडमेंट ला सकता है। तो ये थे लद्दाख की प्रॉब्लम्स जो सोनम वांगचुक रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दोस्तों, क्या आप भी सोनम वांगचुक की इस डिमांड को सपोर्ट करते हो? कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए। और अगर आपको किसी भी टॉपिक का फैक्ट और लॉजिकल एनालिसिस पसंद है तो ये वीडियो आपको जरूर अच्छा लगेगा। तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक नई टॉपिक के साथ। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, लव योरसेल्फ एंड ऑफ कोर्स स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड।